गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीन विनिमय, यानी कि जीन विनिमय किसे कहेंगे और यानी कि समझात और असमझात गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान कहलाता है जीन विनिमय। और जीन विनिमय की जो घटना होती है वो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टाइन अवस्था में घटित होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के प्रकार यानी कि काइज मेटा बनने की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? एकल जीन विनिमय, दूसरा होता है दोहरा जीन विनिमय और तीसरा इसका जो भाग है बहुजीनी विनिमय। देखो, एकल जीन विनिमय में समजात गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र है, गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो एक भाग लेते हैं। यानी कि इसमें अपन कहें इसमें एक काइज मेटा बनेगा, इसमें चारों क्रोमेटिड यानी कि गुणसूत्र की चारों भुजाएं भाग लेंगी। तो इसमें कितने काइज मेटा बनेंगे? 2 काइज मेटा बनेंगे। वो कैसे बनेंगे जिसकी मैं आपको बताऊं कि गुणसूत्र बिंदु है, तो अपन जैसे डायग्राम बनाएं, मैंने बताया था जब गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती हैं आपस में जहां पर मिलती हैं, ये क्रोमेटिड है गुणसूत्र की भुजाएं। तो देखो यहाँ पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर काइज मेटा का निर्माण होता है। काइज मेटा कैसी आकृति का होता है? आकृति का होता है। तो एकल जीन विनिमय में एक काइज मेटा बन गया। दोहरा जीन विनिमय है तो इसमें चारों क्रोमेटिड भाग ले लेंगे, 2 ये भाग ले लेंगे तो 2 ये भाग ले लेंगे। तो एक काइज मेटा ये बन गया, एक काइज मेटा ये बन गया, यानी कि 2 काइज मेटा बन गए। तीसरा बहुजीनी विनिमय, इसमें क्या होंगे? एक से अधिक काइज मेटा का क्या होगा? निर्माण। तो हम लिख सकते हैं एक से अधिक काइज मेटा का क्या होता है? निर्माण। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। एकल जीन विनिमय में एक काइज मेटा बनेगा, दोहरा जीन विनिमय में 2 काइज मेटा बनेंगे और बहुजीन विनिमय में एक से अधिक काइज मेटा का क्या होगा? निर्माण। इसमें समजात गुणसूत्र की भुजा, इसमें 4 भुजा भाग लेंगी और इसमें एक से अधिक भुजा क्या लेंगी? भाग लेंगी। अगर अपन इससे जीन विनिमय का भाग महत्व देखें तो जीन विनिमय का महत्व क्या है? जीन विनिमय का महत्व देखो, इसका महत्व क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है ये अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में घटित होती है? पैक्टाइन अवस्था में क्या होती है? घटित होती है। एक महत्व तो इसका ये हो गया। दूसरा यानी कि गुणसूत्र जोड़े में जितने बिंदुओं पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, तो अपन क्या करते हैं? दूसरा, गुणसूत्र युग्म या फिर जोड़े में जितने बिंदुओं पर जीन विनिमय की क्या होती है? क्रिया होती है। गुणसूत्र के जितने जोड़े पर क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की क्रिया होती है, यह किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है।
तो ये आप दो ही पॉइंट याद रख लेना, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है वो आसूत्री विभाजन पक्ष की, प्रोपेज पक्ष की पैक्टाइल अवस्था में होती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बिंदु ये हो गया कि गुणसूत्र युग्म में या गुणसूत्र जोड़े में जितने बिंदुओं पर काइमेटा बनेंगे या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी तो वह गुणसूत्र की लंबाई पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो ये अपना हो गया कंप्लीट। अगला जो पॉइंट आएगा अपना, वो अगला पॉइंट है लिंग सहलगन वंशागत। लिंग सहलगन वंशागत नाम से पता चल रहा है लिंग यानी कि लिंग गुणसूत्र, और लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, देखो नाम से पता चल रहा है लिंग गुणसूत्र। यदि पुरुष की बात करें तो पुरुष में एक्स वाई जाएगा, और मादा की बात करें तो मादा में कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्स। सहलगन का मतलब इन लिंग गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होंगे वो क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो चलो अपन इस परिभाषा पर चलते हैं। ऐसे लक्षण जो जीन, ऐसे लक्षण जो जीन कौन से पर, ऐसे लक्षण जो जीन लिंग गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, तो अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में कौन सा हो जाएगा, पुरुष में हो जाएगा एक्स वाई, और यदि अपन मादा की बात करें तो मादा में कौन सा हो जाएगा, मादा में हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा। तो उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, तो मैंने क्या कहा, लिंग सहलगन यानी कि ऐसे लक्षण जो जीन लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं, जिसे सहलगन समूह है। उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे सहलगन। इसके आगे लिंग हो दो, लिंग सहलगन लक्षण, क्योंकि अपन यहां पर लक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जो जीन है यानी कि एक्स लिंग गुणसूत्रों के ऊपर, या तो किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर या एक्स एक्स के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हीं के साथ अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं यानी कि चले जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को अपन लिंग सहलगन लक्षण कहते हैं, ठीक है। और इनकी वंशागति को, या अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, इनकी वंशागति को लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि जो जीन पाए जाएंगे वो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाएंगे, और जिनके ऊपर पाए जाएंगे उन्हीं के साथ वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। तो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, तो इसे अपन कहेंगे लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं। अब लिंग सहलगन से संबंधित दोष देखते हैं। लिंग सहलगन संबंधित दोष, ये तो अपनी परिभाषा हुई। तो इसमें जो पहला अपना पॉइंट आता है वो आता है व्रणता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। किसे कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस,
इस रोग में व्यक्ति विभिन्न रोगों की पहचान नहीं कर पाता। लिख सकते हैं, विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता। यदि कोई भी व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो फिर वो व्यक्ति इससे ग्रसित हो गया, वो व्यक्ति भ्रमंधता या कलर ब्लाइंडनेस रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। क्योंकि इस रोग में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इस रोग में व्यक्ति है वो रंगों की क्या नहीं कर सकता, पहचान नहीं कर सकता। और ये जो दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार इसके कौन कौन से होंगे? एक तो होगा, अपन जैसे बात करें दो प्रकार पूछ लें तो भाई दो प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा लाल हरी वर्णन और एक होगा नीली वर्णन। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, यानी कि लाल हरी वर्णता। क्योंकि व्यक्ति लाल और हरे में क्या नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो विभेद नहीं कर पाते। तो अपन कह सकते हैं कि लाल हरे रंग के कलर ब्लाइंडनेस के जो व्यक्ति होते हैं वो अपन को सबसे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? यानी कि लिंक सहलग है, यानी कि जो गुणसूत्र यानी कि लिंक के ऊपर लाइन होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। तो पहला जो दोष मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इस रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा वो अपने रंगों की, विभिन्न रंगों की क्या नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा, रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है तो वो कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक लाल हरी कलर ब्लाइंडनेस और एक दूसरी कौन सी, नीली कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि लाल हरी वर्णता वाले लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि वो लाल और हरे में क्या नहीं कर पाते हैं, वो विभेद नहीं कर पाते हैं। अब इसके अपन देखें, मनुष्य में एक्स गुणसूत्रों के ऊपर या अपन कह सकते हैं किसमें, पुरुषों में या मनुष्य में एक्स गुणसूत्रों के ऊपर रंगा कोशिका बनाने वाली, पुरुषों में एक्स गुणसूत्रों के ऊपर रंगा कोशिका बनाने वाले क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जो वापस से देखो, पुरुषों में या मनुष्य में एक्स गुणसूत्रों के ऊपर रंगा कोशिका बनाने वाले क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जो क्या काम करते हैं, जो रेटिना में रंगों का विभेद करने वाली कोशिका पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, यानी कि पुरुषों में एक्स गुणसूत्रों के ऊपर रंगा कोशिका को बनाने वाले क्या पाए जाते हैं, जीन। और जो क्या काम करते हैं, रेटिना, रंगों का रेटिना में या रेटिना में रंगों का विभेद करने वाली कोशिका पर क्या रखते हैं, नियंत्रण। हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। इस रेटिना को अपन क्या कह सकते हैं, रेटिना को अपन दृष्टि पटल भी कह सकते हैं। यदि इस जीन के स्थान पर कोई भी इस जीन के स्थान पर कोई
विकल्पी जीन आ जाता है तो कैसा जीन आ जाएगा? अप्रभावी विकल्पी जीन आ जाता है तो रंगों का विभेद करने वाली कोशिका का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, निर्माण नहीं होगा, जिससे व्यक्तियों में कौन सा रोग हो जाएगा? जिससे व्यक्तियों में व्रणता रोग हो जाएगा। वापस से देख लो एक बार, यह दो प्रकार का होता है, लाल, हरी और नीली। तो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो इस रोग से पीड़ित होते हैं। पुरुषों में या मनुष्य में इस एक्स गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रंगा कोशिका बनाने वाले जीन पाए जाते हैं। जो जीन क्या काम करेंगे? रेटिना में विभेद करने वाले, रेटिना में रंगों का विभेद करने वाली कोशिका पर क्या रहते हैं? नियंत्रण करते हैं। कौन करते हैं? जीन। और यदि ये जीन ही कैसा हो जाए? अप्रभावी हो, और अप्रभावी होगा तो रंगों का विभेद करने वाली कोशिका का निर्माण नहीं होगा, और कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो फिर व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। अगर अपन बात करें, यह जो रोग होता है ये होता है पुरुषों में। यह जो रोग होता है किस में होता है? पुरुषों में होता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र है। कितना गुणसूत्र पाया जाता है? केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और यदि इसी एक्स गुणसूत्र के ऊपर कोई अप्रभावी विकल्पी जीन हो, इसी के ऊपर कैसा हो? अप्रभावी विकल्पी जीन हो, और यदि इसी के ऊपर अप्रभावी विकल्पी जीन होगा तो फिर कौन सा निर्माण नहीं होगा? शंकुओं का निर्माण नहीं होगा, और शंकुओं का निर्माण नहीं होगा तो इस रोग से क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। वापस से देखो, ये जो रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये जो रोग होगा पुरुषों में होगा, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और यदि इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर भी रंगों का विभेद करने वाले जीन कैसे हो? रंगों का विभेद करने वाले जीन अप्रभावी हो तो फिर शंकुओं का निर्माण नहीं होगा, और शंकुओं का निर्माण नहीं होगा तो फिर रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा। अगर वाहक की बात करें, वाहक होती है मादा या स्त्री, यानी कि स्त्री इस रोग से पीड़ित नहीं होती है, बल्कि इस रोग की क्या होती है? वाहक होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वापस से देख लो, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा? मनुष्य में इस एक्स गुणसूत्रों के ऊपर, मैंने वो मनुष्य बोला, एक्स गुणसूत्रों के ऊपर रंगा कोशिका बनाने वाले जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या काम करते हैं? रेटिना में विभेद करने वाले, रंगों का विभेद करने वाली जो कोशिका उस पर नियंत्रण रखते हैं, और यदि ये जीन प्रभावी हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? शंकुओं का निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति विभेद नहीं कर पाएगा। अब मैंने ये कहा है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है ये पुरुषों में ज्यादा होता है, महिला इसकी वाहक होती है। इसका कारण ये है, पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और यदि इस एक्स गुणसूत्र के ऊपर भी कोई अप्रभावी जीन आ जाए तो फिर रंगों का विभेद कौन करेगा? तो हो जाएगा कलर ब्लाइंड। जबकि स्त्रियां इसकी वाहक होती है, क्योंकि स्त्रियों में कितने एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्रियों में कितने पाए जाते हैं? 2।
आगे अपन इसमें देखते हैं कि इस रोग की वंशावली किस प्रकार से होती है। इस रोग की वंशावली निम्न प्रकार होगी। वो कैसे होगी देखो, यदि एक सामान्य स्त्री का जो विवाह है वो किसके साथ करवा दे, यदि अपन कह सकते हैं सामान्य स्त्री का विवाह इस स्त्री का विवाह ब्रननता पुरुष से करा। यदि अपन एक सामान्य स्त्री का जो विवाह है वो किसके साथ करवा दे, उस सामान्य स्त्री का विवाह ब्रननता पुरुष वाले से करा दे, तो इनसे पुत्र और पुत्रियां कैसे प्राप्त होंगे, सामान्य प्राप्त हो। वापस से देख लो, सामान्य स्त्री है, उस स्त्री का विवाह कलर ब्लाइंडनेस वाले पुरुष के साथ करा देते हैं, तो इनसे पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होंगी, और ये पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, दोनों कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। अब यदि कलर ब्लाइंडनेस, ये पिता, इस पिता की पुत्री का विवाह, इस पुत्री का विवाह, इस पिता की पुत्री का विवाह एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से करा दे। ध्यान देना, यदि इस कलर ब्लाइंडनेस पिता की ये जो पुत्री है, इस पुत्री का विवाह किसके साथ करा दे, सामान्य पुरुष जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित नहीं है, तो इसके जो सभी जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता लग रहा होगा कि इस कलर ब्लाइंडनेस पिता की जो पुत्री थी, इसका विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ मैंने करवाया, और करवाया तो इस पुत्री और इस सामान्य पुरुष, इससे सभी जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि कलर ब्लाइंडनेस का जो विशिष्ट जो लक्षण है वो एक पुत्री के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इससे पहले मैंने बताया था ये जो रोग होता है ये पुरुषों में होता है, और जो वाहक होती है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य वो कौन होती है, मादा होती है, स्त्री होती है। तो इसमें जो सभी जो पुत्र होते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस, इसका कारण ये हुआ कि ये जो पुत्री है ये किसका कार्य कर रही है, वाहक का कार्य कर रही है, यानी कि इस कलर ब्लाइंडनेस के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ गए। ठीक है, इस तरह। दूसरा अगर अपन पॉइंट देख सकते हैं, ब्रननता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस स्त्री का पिता सदैव कैसा होता है, ब्रननता होता है, तथा उसकी माता जो माता होती है वो कैसी होती है, वाहक। तो अपन कह सकते हैं कि ब्रननता स्त्री का जो पिता, देखो
इसका जो पिता है वो सदैव कैसा होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, तो इनमें क्या है तो पुत्र पुत्री सामान्य, लेकिन इस पिता की इस पुत्री का विवाह सामान्य दृष्टि के साथ करा देंगे तो सभी पुत्र कलर ब्लाइंडनेस भ्रांतता रोग से युक्त होगी। इसका कारण ये क्योंकि पुत्री वाहक का कार्य कर रही है, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो ये अपना हो गया। उसके बाद में अगला जो अपना बचता है वो आता है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के बारे में अपन आप सभी जानते हैं हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया के लक्षण क्या है। देखो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा आता है हीमोफीलिया। यह लिंग सहलगन अप्रभावी। सबसे पहला अपना जो पॉइंट होगा ये अपन को ये लिखना पड़ेगा, वो चलो इसमें लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हीमोफीलिया को रक्तस्रावी, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को एक बार चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर से जो रक्त होता है वो निरंतर रूप से बहता रहता है और रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वही बात है, ये जो रोग होता है ये पुरुषों में होता है और स्त्री और जो मादा होती है इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है। ये सबसे पहले जो रोग है ये इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया और जो महारानी थी वो स्वयं इस रोग की क्या थी, वाहक थी। अभी किसके कारण होगा ये जो रोग होता है हीमोफीलिया, ये रक्त स्कंदन इसके अभाव के कारण होता है। और यदि व्यक्तियों में इसका इंजेक्शन लगा दिया जाए तो फिर ये रोग की संभावना कम हो जाती है। ये एक अनुवांशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। इसकी वंशानुगति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार इसकी हुई थी, वृद्धता की, कलर ब्लाइंडनेस की, सेम उसी प्रकार। और इसी का रीजन भी वही होगा क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, मादा और महिला में कितने एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण ये रोग होता है, जबकि स्त्रियों में कितने 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। यदि स्त्रियों में, अगर अपन स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर कोई भी अप्रभावी जीन हो तो अप्रभावी जीन होगी तो वो स्त्री वयस्क होने के पश्चात उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु इसलिए होगी क्योंकि उनमें क्या आता है, मासिक चक्कर आता है और इस रोग में जब मासिक चक्कर आएगा तो लगातार रक्त बहता रहेगा, रक्त रुकेगा नहीं और रक्त रुकेगा नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये रोग पुरुषों में ज्यादा होगा, महिला इसकी वाहक होती है। पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि इन दोनों एक्स गुणसूत्रों पर कोई अप्रभावी जीन हो
तो अप्रभावी विकल्पी चिन्ह होंगे तो वो वयस्क होने के पश्चात मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनमें निरंतर मासिक चक्कर आता है, लगातार रक्तचाप बहता रहेगा और रक्त बहता रहेगा तो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो